हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्या क्लास 7 हिंदी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट का कॉमन एलओ एग्जाम 2025-26 के लिए सेट पेपर 3 क्वेश्चन पेपर संख्या मैं 3 लेकर के आया हूं। आज की इस क्लास के ना आपको जितने भी आपको मैं ग्रामर से रिलेटेड में जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, प्लस मैं बुक से रिलेटेड में जो आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, वह आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। आपके सामने में जो क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, आपके सामने में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, आज ही आपका एग्जाम होने वाला है। अभी कुछ समय बाकी है हमारे पास, अभी हो जाएगा काम, ठीक है। और प्लस में आपके कल इवनिंग शिफ्ट वालों का उनका एग्जाम होगा। तो ये जो वीडियो है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो इसके क्लास के अंदर मैं आपको जो भी आपके ग्रामर से रिलेटेड में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्लस मैं बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने से सवाल में आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते आएंगे। और जो जिनका आज ही इनका पेपर होने वाला है, तो वह बच्चे क्या करना, सिर्फ और सिर्फ एक और से ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 20-25 या 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट तक का वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रहेगा। शुरू से एंड तक पूरा देख लेना फटाफट से, और जलक चले जाना। सारे सारे जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और शायद हो सके तो यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट उठ के आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स डू इट, फटाफट से देखते हैं, चलो। क्लास पे आप स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ठीक है। लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, क्योंकि लाइक और कमेंट कर तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। ये आपके जो आपको मैं जो आज की इस क्लास में क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, वह आपका आएगा 2025-26 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। 2025-26 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आएगा, और क्लास 7 का हिंदी का, और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 60 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न में देखना, एग्जाम पैटर्न इस साल का जो आएगा वह चेंज हो चुका है, ठीक है, वह चीज। तो बात करते हैं, अब मेन चीज पे आते हैं। ये रहा हमारा ऐसे एग्जाम पैटर्न, आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। एग्जाम पैटर्न कुछ आपका इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इस तरह जैसे कि आपके 4 खंड आएंगे और 11 क्वेश्चन आपके रहेंगे, इस तरह से आपके लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको इस क्लास के अंदर आपको जो मेन में आपको मैं चीज बता दूं, मैं क्या क्या कराने वाला हूँ। मैन जो देखो, जैसे कि मैंने सेट पे अपना क्वेश्चन पेपर संख्या अभी तक, इससे पहले मैंने एक दो दो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जब मैंने एक कराया था आपको, उसके अंदर आपको पैसेज को कैसे हैक करते हैं, पैसेज का हैक करें मतलब पैसेज के अंदर में 10 मार्क्स का आपका पैसेज आता है, 10 में से 10 मार्क्स कैसे से कैसे लेकर के आए, वह मैंने आपको सिखा दिया था। प्लस में आपके ग्रामर के आपके लास्ट के अंदर में राइटिंग जो लिखने से रिलेटेड में जो आपका होता है, जैसे कि लेटर हो गया और निबंध हो गया आपका, वह आता है। तो उसको कैसे कैसे लिखते हैं, निबंध का फॉर्मेट क्या होता है, और निबंध लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, निबंध का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको सिखा दिया था कैसे लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर 1 के मैं सिखा दिया था। अगर आपके पास में अभी समय बच जाएगा, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो उनका आज ही एग्जाम है, आपके पास अभी समय बचा होगा, तो फटाफट से आप देख लेना, ठीक है। सेट पेपर 1 का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके पास समय नहीं बचा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी वाली वीडियो को जो अभी मैं क्लास कर रहा हूँ उसको शुरू से एंड तक पूरा देख लेना। और इवनिंग वाले बच्चे जो क्या करना भाई, अगर लेटर सीखना है या निबंध के बटे में से बटे, और वैसे में बटे में से बटे मार्क्स लेके आए, तो सेट पेपर 1 को जरूर देख लेना, ठीक है। और सेट पेपर 2 को भी देख लेना, क्योंकि आपको मैंने सारे सारे इवनिंग शिफ्ट वाले से, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका अभी एग्जाम के बाद कम समय बचा हुआ है। तो इवनिंग शिफ्ट वाले सेकंड पार्ट को भी जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर संख्या 2 को भी देख लेना। आज की इस क्लास में आपको जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपके सारे सारे जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर से रिलेटेड में होते हैं, प्लस में आपके बुक से रिलेटेड में, जैसे आपका पोएम हो गया, प्लस में आपके सारे क्वेश्चन हो गए, वह आपको मैं कराने वाला हूँ सिर्फ, ठीक है। पैसेज और पत्र और निबंध मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देख लो आपके सामने में क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 3 रहेगा। निम्नलिखित व्याख्यान, ठीक है, व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर हमारे को लिख रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे को दे रहा है, कविता शब्द का बहुवाचक है। कविता शब्द का क्या है, बहुवाचक है, बताओ। कविता शब्द का बहुवाचक मैंने बहुत सारे, ठीक है। कविता क्या एक है, कविता क्या इसका किसके बारे में, कविता सिर्फ कविता शब्द क्या बता रहा है, एक एक वचन बता रहा है, तो उसका बहुवचन बताना है, मतलब कि जो बहुत सारे हो। तो कविताएं, कविताएं, कविताएं क्या है, बहुवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नीचे दिए गए विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा बताना। जातिवाचक संज्ञा बताओ। ये भूख हो गया, प्यास हो गया, और तरुणाई हो गया। भूख, प्यास, तरुणाई, तरुणा, तरुणा, तरुणाई, ठीक है। ये सारे आपके भाववाचक हो गए, क्या है, आपके भाववाचक है, ठीक है। बाकी जो नदी है ना, नदी एक ऐसा शब्द है जो अपने नदी के अंदर बहुत सारे नदियां हैं। कौन सी नदी आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। नदी की यहाँ पे जो नदी शब्द बात कर रहा है, वह अपने बहुत सारी नदियों की बात कर रहा है, सिर्फ एक अपने एक नदी की बात नहीं कर रहा है। इसलिए जातिवाचक कौन सी संज्ञा होगी, हमारा नदी है जातिवाचक। नवीन शब्द का विलोम क्या होता है, नवीन शब्द, नवीन मतलब क्या होता है आपका नया। नवीन का समानार्थक शब्द जो क्या हो गया आपका, नया हो गया, ठीक है, नया। तो इसका विलोम शब्द ऑपोजिट क्या होगा अपना, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, ठीक है, 10वीं मंजिल में विशेषण के वेद की पहचान कीजिए। 10वीं मंजिल के अंदर में जो विशेषण आपका होता है उसका प्रकार बताना है हमारे को। विशेषण का प्रकार बताओ कौन सा है हमारा।
गुणात्मक गुणवाचक है या परिणामवाचक है या संख्यावाचक है या सर्वनामिक वाचक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या संख्यावाचक है। देखो 10वीं मंजिल क्या लगा, शुरुआत में क्या लगा है संख्या। जब किसी भी हमारे वाक्य या शब्द के अंदर में, किसी भी वाक्य शब्द के अंदर में हमारा क्या लगाओ, संख्यावाचक से लगाओ, संख्यावाचक लगाओ। ठीक है, संख्यावाचक संख्या जुड़ा हो, समझ लो एक तरह से। ठीक है, तो उसको संख्यावाचक हो जाएगा। बाकी सबके जो मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। कोई बात नहीं, अभी चल रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी आ जाओ, अभी आते हैं। या देखो बाकी सबके जो एग्जाम्पल है फटाफट समझा देते हैं। जैसे गुणवाचक, गुणवाचक मतलब समझो क्वालिटी, गुण। जैसे कि अचार क्या होता है, खट्टा होता है। मिठाई क्या होता है, मीठा होता है। तो इसको गुण हो गए। ठीक है, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, हाँ असली में आप हो भी सकते हो, नहीं कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, ऐसी बात है। और मेरे बात में मैं भी, जैसे कि मैं भी बोल सकता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ ना। ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारे क्या गुण होते हैं, क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो गुणाचे गुण मतलब गुण, जैसे कि सुंदर फूल, काला कुत्ता, बड़ा घर, शरारती लड़की, ये सब। नेक्स्ट हमारा परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण क्या होता है वह समझना। वह सब जो संज्ञा या सर्वनाम की माप, माप या तोल या मात्रा का बोध करते हो। क्या मतलब, क्वांटिटी। क्या है, क्वांटिटी की बात करते हो, जो मात्रा, तोल या मात्रा की। तो माप, तोल या मात्रा की बात करता हो, तो वो हमारे जैसे कि 2 किलो चीनी, थोड़ा पानी, बहुत दूध, ये सब। ठीक है, आगे बात का संख्यावाचक। संख्यावाचक मैंने बोला है कि जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या, क्रम या गणना का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या मतलब कि जैसे कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, संज्ञा सर्वनाम से पहले क्या लेंगे, संज्ञा सर्वनाम से पहले आपको क्या लेना चाहिए, संख्या आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किताबें, 4 किताबें, स्थान, पहला स्थान, लोग, कुछ लोग, तो ये संख्यावाचक हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर्वनामिक। सर्वनामिक का मतलब क्या होता है, देखो जब कोई सर्वनाम पद, ठीक है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, मतलब क्या है, सर्वनाम क्या है, पहले आए और संज्ञा बाद में आए। ठीक है, पहले आकर उसकी विशेषता बताता हूं, मतलब क्या आएगा, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता, मतलब संज्ञा की विशेषता बताता हो, तो सर्वनामिक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हमारा होता है, देखो यहाँ पे किताब क्या संज्ञा है, और यहाँ पर यह आ गया। ठीक है, यह किताब, तो ये यह जो आकर के ना कि किताब का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा यह क्या सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम आकर किताब की विशेषता बताए, तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है। वह, घर, कौन, आदमी, ये सब। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में फिफ्थ आएगा। मैं घमंडों, देखो ये क्वेश्चन हमारा आएगा, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब एक दिन जब, ठीक है, सॉरी, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा। ठीक है, मुंडेरे मतलब कि छत के किनारे पर। आगे मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, मतलब घमंड हो जाता था। आगे कहते हैं, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, आ अचानक दूर से उड़ता, मतलब दूर से उड़ता हुआ कुछ ना कुछ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, एक दिन का आंख में पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ, झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मतलब कि भाई झिझक उठा, बेचैन हो गया। लाल होकर आग भी दुखने लगी, लाग, आग क्या होने के लिए, लाल हो गई और दुखने लग गई। आगे करते हैं, हाँ, मुठ देने लोग कपड़े लगे। ठीक है, मुठ देने लोग कपड़े लगे, मतलब कोई कपड़े को त्रिकोणा करके उसको निकालने लगे। आगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी, ऐठ क्या थी, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। ठीक है, आपको मैं एक चीज रुक जाते हैं, अभी हम इसको पूरा पढ़ते नहीं है। मैंने आपको कभी भी बताया है कि भाई पैसेज हो या कविता हो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा काव्यांश के अनुसार, दबे पांव कौन बेचारी भागी, ये तो हमारे को अभी पता, अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, काव्यांश के अनुसार कवि को ताने किसने दिए। नेक्स्ट हमारे कवि के अनुसार एक दिन कवि कहाँ पर खड़ा था। एक दिन का कविता के रचयिता का नाम हमारे को बताना है। ठीक है, तो इस तरह आप एक चीज ध्यान, आप क्वेश्चन, आप इसमें पोएम पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले पैसेज करो या कुछ भी करो भाई, पैसेज करो या पोएम करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्वेश्चन इससे पढ़ने का फायदा ये होता है, आपको मैं नहीं बता रहा, मेरे सेट पे 1 को देखना, मैंने इसका रीजन दे रखा है। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐट बेचारे दबे पांव भागे, जब किसी दाब ने निकल तिनका गया। ठीक है, जब किसी जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने, ठीक है, समझने यो मुझे ताने दिए, तब किसने ताने दिए, तब समझ, ठीक है, सूझबूझ बुद्धि ज्ञान ने मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, इतना, ठीक, एक दिन का बहुत बहुत तेरे लिए, ऐठता तू इतना क्यों रहा भाई, एक दिन का बहुत है तेरे लिए। समझे बात को, तो ये करते हैं। बाकी इसको पहले हम मेन समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज।
इसका मतलब समझते हैं, हर एक लाइन का मतलब भी तो समझना है। वैसे तो आपको ऐसे भी पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे तो पढ़ के ऐसे भी आ गया। देखो चलो, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब मुंडेरे पे खड़ा। देखो, कवि कहता है कि एक दिन वह घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेरे मतलब छत के किनारे की दीवार पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मतलब अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तिनका गिरते ही कभी झिझक गया और बेचैनी, ठीक है, बेचैन हो गया, उसकी आंख लाल हो गई और दर्द करने लगी। ठीक, उठ देने लोग कपड़े की लगे और ऐठ बेचारे दबे पांव भागी। मतलब लोग कपड़े की मुठ, मतलब कपड़े को मोड़कर बनाया गया सिरा से उसकी आंख सेकने लगे ताकि जिनका निकल जाए। कवि का घमंड ऐठ तुरंत ही चुपके से भाग गया, यानी उसका घमंड चूर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, जब किसी दाव, ठीक है, जब किसी ढब ने निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, मतलब कि तिनका तिनका निकालने के बाद कवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे ठीक है, आगे करते हैं। ये देखो देखो, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। जब किसी तरह से तिनका आंख से निकल गया तब कवि की बुद्धि समझ ने उसे ताना मारा। ठीक है, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, तो बुद्धि ने कहा कि तू किस लिए इतना ऐठता घमंड कर रहा था, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। समझे बात को? तो ये कविता बताती है एक मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी चीज भी हमारा घमंड तोड़ सकती है। घमंड मत करा करो भाई, सीधी सी बात। चलो आज क्वेश्चन में बढ़ते हैं, करते हैं। कव्यांश के साथ दबे पाव कौन भाग पड़े, हमारा कौन भाग पड़े, बैठ। ठीक है, घमंड ऐठ। आगे, कव्यांश के साथ कवि को ताने किसने मारे भाई, उसकी बुद्धि ने। आगे, कवि के अनुसार एक दिन कवि कहाँ खड़ा था भाई, कहाँ खड़ा था भाई, राह पर, छत पर, दरवाजे पर, मुंडेरे पर। ठीक है, मुंडेरे पर, मतलब कि एक छत के किनारे वाली दीवार पे। एक दिन का कविता के रचयिता कौन थे, हमारा अध्याय, ठीक है, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, हरिओज जी, ये थे हमारे। ठीक, कविता के जितने भी आपके इंपोर्टेंट कविता है उसके लेखक का भी नाम याद करो, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एट है निम्नलिखित। देखो मैंने आपको बोला है मैं सिर्फ ग्रामर करा रहा हूँ, बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन करा, तो आपको बुक से रिलेटेड में ही, ग्रामर से रिलेटेड में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बस। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो पिछले साल का एग्जाम पैटर्न था, इस साल का जो एग्जाम पैटर्न, दोनों चेंज हो चुका है। ठीक है, इसलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर हमारे को लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारे को हानि और लाभ में समास बताइए। हानि और लाभ आपको मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था, जब किसी भी शब्द के अंदर में, जब किसी भी शब्द के अंदर हाइपर पेन या माइनस का साइन हो, जब दो शब्दों के बीच में हाइपर पेन या माइनस का साइन हो, तो उसको कौन सा समाज होता है, हमारा द्वंद्व समाज होता है। कौन सा समास होता है, हमारा द्वंद्व समाज होता है। ठीक है, द्वंद्व समास। उसको लिखेंगे, स्पेलिंग में भी मुझे गलत सा लग रहा है, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, द्वंद्व द्वंद्व समाज। आगे कहता है प्रतिदिन शब्द में मूल शब्द लिखिए। प्रतिदिन शब्द में मूल शब्द, समझ आया, मूल शब्द। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति 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 दान, दान जो मेरा क्या आएगा, मेरा मूल शब्द है। बाकी जो प्रति है ना, प्रति मेरा क्या है, उपसर्ग है। क्या है, मेरा उपसर्ग है। आगे कहते हैं अनुमान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो शुरुआत में लगे। उपसर्ग मतलब क्या, तो शुरुआत में लगे। तो अनु, अनु क्या है आपका, अनु आपका उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। और आपका मान के आपका मूल शब्द हुआ, क्या वो मान के आपका मूल शब्द है। ठीक है, आगे कहते हैं नीले नभ की, ठीक है, नीले नभ की सीमा पाने वाले, नीले नभ की सीमा पाने वाले विशेषण छाट कर लिखिए। तो विशेषण नीले, नीला क्या आएगा, नीला रंग, इसका विशेषण है नीले। ठीक है, आगे बस, तो ये हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। वह हमारे क्या आएंगे, वह हमारे सारे बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आंसर हमारे एग्जाम के ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर हम करते चलते हैं। मिठाई वाले ने वह, ठीक है, मिठाई वाले ने कौन से गुण थे, ठीक, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी और खींचे चले आते थे। ठीक है, चलो करते हैं। ये रहा, हम यहाँ लिखेंगे मिठाई वाले में मदक और मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजों को बेचने और कम लाभ में बच्चों को खिलौने और मिठाइयां देने और बच्चों के लिए स्नेह रखने के गुण थे, जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे हुए चले जाते थे। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे गुण थे जिसके कारण वह खिंचे आ जाते थे, जैसे कि हमारा मदक मधुर
ढंग से गाकर गीत गाते थे और अपनी चीजों को बेचते थे कम लाभ में। और कम लाभ में भी बच्चों को क्या कर देते थे, खिलौने दे देते थे, मिठाइयाँ भी देते थे, बच्चों के लिए स्नेह रखने, बच्चे के लिए दयालु भी रखते थे। इसलिए वह बच्चे से बच्चे बड़े भी उनके साथ और पीछे चले आते थे। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरी, खाली स्टोरी याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है। खान-पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान-पान की बदलती तस्वीर पाठ के आधार पर हमारे को बताना है। चलो करते हैं। देखो, खान-पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार खान-पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के उन व्यंजनों से है जो वहाँ की खास पहचान है। ठीक है? किसी विशेष क्षेत्र की उन व्यंजन, मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र के अंदर में जो भी व्यंजन बनता है, जो भी खान-पान, जो खाना-पीना बनता है, उसी को हम खान-पान के मामले में स्थानिकता का अर्थ कहते हैं। बस सिंपल सा यही है। जैसे कि मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, ये इसका किसी भी, जैसे कि कोई किसी भी स्थान, मतलब कि मुंबई का जो सबसे फेमस फूड क्या आएगा, सबसे फेमस खाना पाव भाजी है। तो बस ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ पाठ में मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, वह हमारे को करना है। चलो करते हैं। नीलकंठ, ठीक है, सारे साथ दोनों दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हमारे। नीलकंठ पाठ में मोर के सिर की कलगी और गर्दन की नीली आभा के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। ठीक है, और जबकि मोरनी की हमेशा छाया की तरह नीलकंठ के पीछे रहने के स्वभाव के कारण उसका नाम राधा रखा गया। तो इस कारण से मोर मोरनी का नाम ये रखा गया। कलगी और गर्दन की नीली नाप के कारण उसकी नीलकंठ रखा गया। और ये मोरनी नीलकंठ के पीछे हमेशा भागी करती थी, तो इसलिए इसका नाम राधा रखा गया। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर हमारे को उत्तर देना है। देखो, अपूर्व अनुमान, ठीक है, अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो चांद की नजरें नीचे इसलिए थी क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत काम कर रहा है और झूठ बोलने के कारण वह शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ठीक है, वह गलत काम कर रहा है और झूठ बोलने के कारण वह शर्मिंदा महसूस कर रहा है, इसलिए नजरें क्या थी, नीचे थी। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभार हमारे साथ भी होता है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो कोई कोई होता है भाई जिसके सीधे नीचे होता, कोई कोई होता है भाई सीधे 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 बोल देता है, बट किसी किसी का नीचे नीचे हो जाता है। ठीक है, ये चीज। आगे कहते हैं, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? पापा खो गए पाठ के आधार पर हमारे को बताना है। देखो, तो पापा खो गए पाठ के आधार पर लेटर बॉक्स का रंग पूरी तरह से लाल होने के कारण और सभी पात्रों में सबसे उम्र दराज होने के कारण, सभी पात्रों के अंदर में सबसे ज्यादा वह क्या था, उम्र वाले थे, मतलब कि सबसे ज्यादा उनकी उम्र थी। ठीक है, सबसे ज्यादा वह बूढ़े थे, बड़े थे, ये चीज। और तभी उन्हें लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। सभी उन्हें लाल ताऊ कहकर पुकारते थे, इसलिए पुकारते थे। ठीक, हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस यही है, लास्ट है। ठीक है, हमने बोला था हम सारे ग्रामर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहली कठपुतली। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं फटाफट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए माइंड मत करना कि मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, और तेजी से पढ़ना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा तेज तेज रफ्तार में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना होना चाहिए, स्पीड इतना होना चाहिए। ठीक है, देखो आगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? ठीक है, चलो करते हैं। देखो, पहली कठपुतली ये मत लिखना, यहाँ से सीधा आंसर डालना। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वह भी गुलामी से आजाद होना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वह भी बंधन में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। तो ये हमारे को लिखना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा, पक्षी उन्मत्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे? तो ये मत लिखना, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम चारों चारों लिखेंगे इसके अंदर। चार भी नहीं तो भाई कम से कम तीन तो लिख ही देना, कम से कम तीन लिख देना। ठीक है, बाकी चार तो चार को चार लिख दो तो अच्छी बात है। खुले आकाश में उड़ना चाहती थी, नदियों और झरनों पर बहता जल पीना चाहती थी, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहती थी, और सोने के पिंजरे में बंद रहने के बजाय कड़वी निवोरी, ठीक है, आप सीधे इतना सीधे लिख सकते हो, कड़वी निवोरी खाना चाहती थी, बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पक्षी उन्मत्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे? ये तो हमने कर ही लिया। अगला है हमारा, सज्जन और दिव्यान विद्वान, ठीक है, सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचयन का क्या उद्देश्य होता है? रहीम के दोहे पाठ के आधार पर हमारे को उत्तर देना है। ठीक है, सज्जन और विद्वान वह संपत्ति संचयन करते हैं, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है हमारे को करना है। तो ये देखो, ये मत लिखना, सीधे आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। रहीम के दोहे पाठ के आधार पर सज्जन और विद्वान व्यक्ति संपत्ति का संचय
संचय मतलब जमा केवल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जिस प्रकार पेड़ स्वयं फल नहीं खाते हैं और नदियां स्वयं पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग परोपकार के लिए, मतलब कि दूसरों की मदद के लिए सज्जन और विद्वान दोनों के दोनों करते हैं। ठीक, ये हमको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? एक तिनका पाठ के आधार पर उत्तर देना है। चलो करते हैं। तो ये नहीं लिखना है, यहाँ से आंसर लिख रहा है, हमारा लिखे आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट करें। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा खराब हो गई, वह बेचैन हो गया, उसकी आंख लाल हो गई, वह दर्द से कहरने लगा। किसी तरह जब लोगों ने तिनका निकाला तब उसे समझ आया कि एक छोटी सी तिनके में भी उसका घमंड, एक छोटे से तिनके में भी उसका घमंड तोड़ने की ताकत है। ये इसको समझ में आ गया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन, ये थे हमारे सारे चीजें। तो आशा करता हूं आप सबको हर एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।